click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? तो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मास सस्पेंडेड बाय अ रूप एंड इफ वी निग्लेक्ट मास ऑफ अ रूप एंड एनी फ्रिक्शन देन द मोशन ऑफ द मास मेक्स इज SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक ये जो सरफेस है एक रिजिड सरफेस है, रिजिड सरफेस है जिससे जो हमारी स्ट्रिंग है वो अटैच्ड है और स्ट्रिंग के जो नीचे है वो स्मॉल मास अटैच है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको बॉब कहा जाता है सिंपल पेंडुलम में। और इस जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो L है। तो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मास, जो यहाँ पे मास है वो बहुत छोटा लिया जाता है, काफ़ी स्मॉल होता है। सस्पेंडेड बाय अ रोप, एक जो रोप से बंधा हुआ है, और ये जो रोप है इसको मासलेस होना चाहिए। अगर सिंपल पेंडुलम का जो आइडियल कंडीशन है उसके लिए ये जो रोप है इसको मासलेस और टेंशनलेस होना चाहिए। तो वो टेंशनलेस और मासलेस है एंड जो मास है वो काफ़ी छोटा होगा और कंसंट्रेटेड होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि वो एक ही जगह होगा, उसका सेंटर ऑफ मास और जो मास है वो एक ही जगह पे होगा। एंड इफ वी नेग्लेक्ट मास ऑफ अ रूप एंड एनी फ्रिक्शन एंड द मोशन ऑफ द मास मेक्स इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM क्या होता है? SHM होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें जो सिस्टम का जो नेट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स है वो उस सिस्टम को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो वो जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे आगे, इसकी इक्वेशन क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जब हम इसमें प्रूफ करेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है T = 2π√L/g, तो उसमें एक कहाँ आता है। ठीक है, उसको अपन देखेंगे यहाँ पे। अब हम चलते हैं इस सिंपल पेंडुलम में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि वो टर्म्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो टर्म आती है वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही हम यहाँ पे मीन पोजीशन भी बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को मीन पोजीशन भी बोला जाता है। आप नाम से ही समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी जो एक सिस्टम है इसमें जो स्ट्रिंग के साथ जो बॉब अटैच्ड है वो रुका हुआ है, यानी इस रुके हुए कंडीशन को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। ओके, इफेक्टिव लेंथ अगला जो है वो इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ से क्या मतलब है? इस जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो तो L है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो इफेक्टिव लेंथ है। तो इसलिए वर्ड यूज़ हो रहा है क्योंकि जो मास है वो काफ़ी छोटा है और उसका जो सेंटर ऑफ मास है, यानी जो लेंथ ली जाती है वो इस स्ट्रिंग से जो मास है उसके सेंटर ऑफ मास तक की। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? जहाँ से स्ट्रिंग अटैच है इस रिजिड सरफेस से लेके जो मास है हमारा बॉब है उसके सेंटर ऑफ मास तक। जैसा कि यहाँ पे जो मास है वो काफ़ी छोटा होता है, तो जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वही उसकी इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। अगला जो टर्म है वो है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड सिंपल पेंडुलम में इक्विलिब्रियम पोजीशन के इक्विलिब्रियम, ये किसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे ये रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो किसी भी एंड पे हो, चाहे इस तरफ एंड पे हो चाहे इस तरफ एंड पे हो, इसका मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी एक साइड, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो उसका एम्पलीट्यूड है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगला जो टर्म हमारा वो है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को वाइब्रेशन भी कहा जाता है, वाइब्रेशन भी कहा जाता है। ऑसिलेशन मतलब मीन पोजीशन से उसका जो मोशन है उसको ऑसिलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं ऑसिलेशन का क्या मतलब है। तो ये सिंपल पेंडुलम है जो कि अभी अपनी मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन से ये अपने इस तरफ भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आया और अगर ये इस साइड से घूमेगा तो इस साइड भी अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर ही जाएगा। तो ये जो है
अपनी मेन पोजीशन से पहले यहाँ गया, फिर उसके बाद फिर से अपनी मेन पोजीशन पे आया और दूसरे एंड पर भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे गया और वापस अपने मेन पोजीशन पे आया। ये जो पूरा मोशन है इसको कहा जाता है वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन। इसको आप अच्छे से समझें, इसको हम नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं बी। तो ये पूरा मोशन ओ से ए तक, फिर ए से ओ तक, फिर ओ से बी तक एंड बी से ओ तक, यानी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जो पूरा मोशन है इसको कहा जाता है ऑसिलेशन। अगला जो है वो टाइम पीरियड। जितने समय में जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है, वो हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। जितने भी समय में करे वो हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकेंड में सिंपल पेंडुलम है वो कितना वाइब्रेट हो रहा है उसको कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड अभी हमने बताया एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना समय लगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया जाता है वो है t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। और जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है, फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट करते हैं और वो होती है f = 1 बाई टी। f = 1 बाई टी। इन दोनों ही फॉर्मूले को अपन प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी = 1 अपॉन टाइम पीरियड। सपोज t सेकेंड्स में जो सिस्टम है वो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, t सेकेंड्स में 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में t सेकेंड में कितने ऑसिलेशन पूरे कर रहा है, तो t सेकेंड में 1 ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन पूरा करेगा, तो 1/t ऑसिलेशन करेगा। और 1 सेकेंड में किए गए ऑसिलेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी = 1 अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी = 1 अपॉन टी। तो ये तो काफ़ी छोटा प्रूफ है इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही सही। अपन जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है वो है हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे आता है, अभी आपकी 9th की क्लास में केवल इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है और इसकी जो टर्म्स है जो भी आपने समझी केवल उतना ही है, लेकिन आगे की क्लास में इसके हमें प्रूफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये अभी भी देख लेते हैं कि t = 2 पाई अंडर रूट L बाई जी कहाँ से आता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो अब हम देखने जा रहे हैं t = 2 पाई अंडर रूट L बाई जी को कैसे प्रूफ किया जाएगा। और ये सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो SHM है, इसको भी हम प्रूफ करेंगे कि SHM है तो क्यों है। SHM होने के लिए कंडीशंस क्या है, अगर कोई ट्रांसलेटरी मोशन है तो उसमें एक्सेलरेशन = -(ω²x), अगर कोई x डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा है, या a = -(ω²y), अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो y डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। और रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन α = -(ω²θ) होता है। तो हम देखेंगे अगर ये सिंपल पेंडुलम में इस तरह की कोई इक्वेशन बनती है तो हमें पता चलेगा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और साथ साथ हम ये भी प्रूव करेंगे t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। ठीक है, तो ये मास m है और एक थीटा एंगल पे हमने इसको ले गए और यहाँ पे देखेंगे इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देख पाएंगे कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा इसके मास की वजह से mg, और इस mg फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा और ये इसका कंपोनेंट होगा इस वाले कंपोनेंट के जस्ट परपेंडिकुलर। तो ये जो थीटा के बगल में जो कंपोनेंट होगा वो mg cos थीटा होगा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin थीटा। अगर आपको किसी फोर्स के कंपोनेंट करना नहीं आते तो अपन ये बाद में देखेंगे कि इसके कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं। अभी के लिए आप याद रखिए थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होता है वो है
कॉस थीटा यानी फोर्स इंटू कॉस थीटा, और जो उसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो फोर्स इंटू साइन थीटा। यहाँ पे फोर्स एम जी है, तो एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। एक फोर्स और होगा जो कि स्ट्रिंग पे लग रहा होगा, तो जो कि है टेंशन। जो टेंशन जो हमेशा फोर्स लगता है वो अवे फ्रॉम बॉडी लगता है, अवे फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नेट फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। तो इस T = 2π√L/g को प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है रोटेशनल मोशन से और दूसरा है ट्रांसलेटरी मोशन से। तो हम पहला जो है वो उसको कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे रोटेशनल मोशन से। फर्स्ट हमारा जो मेथड है, फर्स्ट मेथड रोटेशन मोशन से इसको प्रूफ करेंगे। रोटेशनल मोशन हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मास है वो कहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। यानी जो मोशन है वो केवल इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है। तो जो मोशन हो रही है केवल इस एम जी साइन थीटा की वजह से हो रही है। ये जो फोर्सेस है आपस में बैलेंस कर रहे हैं, तो इस फोर्स की वजह से ही मोशन हो रही है। तो रोटेशन मोशन में जो हमारी फोर्स होती है वो उसका जो इक्विवेलेंट है वो है टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। तो यहाँ से ये 90 पर है तो ये भी 90 पर होगा। फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा, और इसकी परपेंडिकुलर लेंथ वही होगी जो सिस्टम की लेंथ है, इस रूप की लेंथ है एल, एम जी साइन थीटा इंटू एल। तो जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ऐसे रोटेशन मोशन में जो फोर्स है उसका इक्विवेलेंट होता है टॉर्क, और जो मास का इक्विवेलेंट होता है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो एक्सेलरेशन का इक्विवेलेंट होता है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इस हमें क्या क्या पता है, हमें टॉर्क पता है एम जी साइन थीटा इंटू एल, हमें आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का होता है मास इंटू लेंथ का स्क्वायर, एम इंटू एल स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे रखते हैं और अपन एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं। टॉर्क क्या है, एम जी साइन थीटा इंटू एल। अच्छा, हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, इसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन के तौर पे हम देखेंगे जो थीटा है, थीटा हमने कैसे कैलकुलेट किया, थीटा हमने इस वर्टिकल लाइन से इस साइड कैलकुलेट किया, इस तरफ कैलकुलेट किया, और जो एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका जो फोर्स हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है। यानी हम देखेंगे तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा लेंगे क्योंकि एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, तो एम जी माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू एल स्क्वायर इंटू एल्फा। ठीक है, तो ये देखो एम से एम कैंसिल हो गया, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बना, माइनस ऑफ जी साइन थीटा इज इक्वल टू एल एल्फा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा माइनस ऑफ जी बाय एल साइन थीटा, माइनस ऑफ जी बाय एल साइन थीटा। हमने देखा था एसएचएम अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन में कर रहा है तो इस टाइप की इक्वेशन बनेगी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल, ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे जी बाई एल इंटू साइन थीटा। लेकिन अगर ये सिस्टम अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर ये कर रहा है, सिंपल पेंडुलम, तो इसमें एक कन्वेंशन है, जो थीटा है वो थीटा को काफ़ी स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो अगर इस थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा लगभग साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी बाई एल इंटू थीटा। अब जो ये इक्वेशन बन गई है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा जैसी बन गई है। तो इससे अगर हम कंपेयर कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे अगर हम कंपेयर कराते हैं तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। एसएचएम की इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से अगर इसको हम कंपेयर कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी बाई एल, यानी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ जी बाय एल, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ जी बाई एल। हम जानते हैं टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा,
ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई बाई ओमेगा रूट बाई जी एल, रूट जी बाई एल, तो इसको ये ऊपर जाके पलट जाएगा तो अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो इस तरह से हम रोटेशन मोशन से इसको हम प्रूव कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। सेकेंड जो मेथड है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। इसे भी हम प्रूव करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी कैसे आता है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके से इसके दोनों प्रूफ मिल जाएंगे, तो हम आपको दोनों ही बता देते हैं। और हम दूसरा मेथड देख रहे हैं, तो हम सिस्टम बना लेते हैं यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का। स्ट्रिंग की लंबाई एल है, अभी मेन पोजीशन से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पर नेट फोर्सेस क्या लग रहे होंगे, ग्रेविटेशन फोर्स जैसे एम जी अभी देखा था, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो एम जी कॉस थीटा होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो एम जी साइन थीटा होगा। तो मोशन किस एक्सिस पे हो रही है, तो एक्स एक्सिस पर हुई, एक्स एक्सिस पर ही हो रही है। फोर्स जो लग रहा है वो यहीं पे लग रहा है, यानी फोर्स जो है एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। फोर्स होता है एम इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी साइन थीटा आ जाएगा। थीटा जब बहुत छोटा होगा, थीटा जब बहुत छोटा होगा तो वो इक्वल होगा साइन थीटा के बराबर, थीटा साइन थीटा इक्वल होगा थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी थीटा, माइनस ऑफ जी थीटा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा यहाँ पे अगर देखो ये यहाँ पे अगर ये एक्स डिस्टेंस यहाँ पे कवर करे, एक्स डिस्टेंस कवर करे, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई एल, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई एल। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क कितना है एक्स है, रेडियस कितनी है एल है, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स बाय एल। तो ये ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, ये इक्वेशन बन गई। यही हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है ट्रांसलेटरी मोशन में। तो इसको हम अगर कंपेयर कराएं ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा से या एक्स से, यहाँ पे एक्स से ट्रांसलेटरी मोशन है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी बाई एल, और हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से अपन ने इसको प्रूव कर लिया है। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी कैसे आता है। आप इस दोनों को तरीकों को आप अपने खुद से करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम देख लेते हैं अब कि जो फोर्स है उसके कंपोनेंट को कैसे किया जाता है, कंपोनेंट कैसे करते हैं। तो कोई फोर्स इस तरह से दे रखा है, सपोज एफ है, वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट, इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ये थीटा बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर और एक वर्टिकल लाइन पर। तो ये एफ कॉस थीटा होता है और ये एफ साइन थीटा होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये एफ का कॉस थीटा क्यों होता है और ये एफ साइन थीटा क्यों होता है। तो अपन इसको प्रूव करते हैं। सपोज ये वेक्टर एफ है और यहाँ पे पॉइंट का नाम देते हैं ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। अगर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए बी में, अगर यहाँ पे अपन कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस है ओ बी, अपॉन हाइपोटेनस कितनी है, तो वो है ओ ए। तो यहाँ से ओ बी कितना आया, ओ बी आया ओ ए कॉस थीटा, ओ ए कॉस थीटा। ओ बी कितना है, हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल वेक्टर है एफ का,
तो ये हो जाएगा एफ ओ ए कितना है, एफ वेक्टर है इंटू कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल जो आता है वो आता है कॉस थीटा। ऐसे हम वर्टिकल निकाल सकते हैं, तो वर्टिकल निकालने के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं सी। तो हम देखते हैं ट्रायंगल ओ ए सी में, ट्रायंगल ओ ए सी में, ट्रायंगल ओ ए सी में अगर ये थीटा एंगल है और ये पूरा 90 है, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये यहाँ पे 90 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया थीटा। अपन इस वाले ट्रायंगल में यहाँ से साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ओ सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ओ ए। तो यहाँ से ओ सी कितना आ गया, ओ सी आ गया ओ ए साइन थीटा। ओ सी क्या है अपना, अपना जो वेक्टर है एफ वाई डायरेक्शन में है, तो एफ वाई डायरेक्शन में, ओ ए वेक्टर एफ है इंटू साइन थीटा। तो वाई डायरेक्शन में जो आता है वो साइन थीटा आता है, और जो एक्स डायरेक्शन में आता है वो कॉस थीटा आता है। इसको अपन ज़्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम वेक्टर के बारे में, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कैसे इसके कंपोनेंट होते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर? अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।